हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तेजस्वी रिच। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से, जैसे कि मैंने आप सभी के लिए एक सीरीज का निर्माण किया था जिसका नाम था अग्नि का उड़ान। तो आज की इस वीडियो में अग्नि की उड़ान का पार्ट 5 होने जा रहा है। यदि आपने इसके पिछले वाले पार्ट को नहीं देखा तो आप लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहाँ से जाके अग्नि की उड़ान का पार्ट 4 देख सकते हैं। और यदि आपको इसका प्ले लिस्ट चाहिए तो आप लोग उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहाँ से जाके इसका जितना सारा प्ले लिस्ट होगा वो सभी बढ़िया से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो कि पार्ट 4 था, इसके आगे हम लोग पार्ट 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर पार्ट 5 में हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिनकी ऑटोबायोग्राफी हम लोग सीरीज वाइज से देखते आ रहे थे, और उसके आगे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सारी के साथ होने वाली जो सारी घटनाएं थी उनका मेंशन इस अग्नि की उड़ान पुस्तक के अंदर किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग आगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पेज 20 तक कवर कर लिया था, और आज से हम लोग 21 पेज से ग्रो अप करना शुरू करेंगे। और लगभग 168 पेजेज हैं इस अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर बुक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 21 पेज से शुरू करेंगे और लगभग 30 पेज तक कवर करने का कोशिश किया जाएगा। और जितना जल्दी होगा हमारी टीम के द्वारा आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी इस किताब की। और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको इससे डील करना है। मतलब कि आप कोई एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि कंपटीशन का एग्ज़ाम हो गया और तरह तरह की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, उसमें आपको जैसे कि अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर रिलेटेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो पुस्तक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ सकता है एग्ज़ाम में कि आपको किस प्रकार से उससे डील करना है उस क्वेश्चन से। तो वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से इसके सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जल्दी से जाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको सारे पार्ट्स देखने हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि हम इस चैनल पर जो तरह तरह की जो किताबें होती हैं उससे रिलेटेड हम लोग आप सभी को पढ़ के बताते हैं, और पढ़ने के साथ साथ हम लोग बताते हैं कि किस प्रकार से इस किताब का रिव्यू देते हैं कि यानी कि ये किताब आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, और तरह तरह की जो चीज़ें होती है वो सब हम आप लोगों को बताते हैं। और इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके के जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो सभी आपको आप लोगों को बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कराए जाएँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा दिया गया इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि आपको इस चैनल के माध्यम से क्या क्या मतलब कि मिलेगा कंटेंट। और तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे पार्ट्स को देखने के लिए बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके से हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे तरीके से कंटेंट बनाएं और आप सभी को फ्री में एकदम प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तेजस्वी रिट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये अग्नि की उड़ान का पार्ट 5 होने जा रहा है। ये इसके पहले यदि आपने पार्ट 4
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो बताया जाएगा ये पार्ट 5 होने जा रहा है, पार्ट 5 होने जा रहा है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर बुक्स और तरह तरह की जो बुक्स रिव्यू मिलता है और साथ ही आपको तरह तरह की ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व कराए जाते हैं। तो ये अग्नि की उड़ान आपको दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैं फिर से बता दूं कि ये अग्नि की उड़ान है, यानी कि विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद है। अग्नि की उड़ान जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया और इसका हिंदी में अनुवाद जो है वो अरुण कुमार तिवारी जी के द्वारा किया गया है। अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा पीपल्स ने इस किताब की जो फोटो कॉपीज़ है वो खरीद चुके हैं। और आपको भी मैं सजेशन दूंगा कि आप भी इस किताब को फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। इसके पहले के जो वीडियो थे इसमें हमने यहाँ तक का जो पार्ट था, यहाँ तक का पार्ट को कवर कर लिया था और हम डिस्कस किया था कि हम लोग बात करेंगे आगे कि किस प्रकार से पार्ट 2 में आपको बताया गया है जो सारी घटनाएं जो कि न्यू है वो मेंशन किया गया है। हम लोग उसके आने वाली कक्षा में डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसको जाकर जरूर देखिएगा, ताकि आपको यदि आप लगातार वीडियोज़ को देखते जाइएगा तो आपको समझने में बहुत ही ईजिली आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। यदि आप भगा के यानी कि स्किप करके देखिएगा वीडियो को तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो था उस सभी को देख लिया होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 देखने जा रहे हैं इस वीडियो का। तो रामनाथपुरम के क्वार्टर्स हाई स्कूल में मेरा मन लग जाने के बाद मेरे भीतर का 15 साल का किशोर बाहर निकल पड़ा। मेरे एक शिक्षक आयादुरै सोलोमन उन उत्सुक छात्रों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे जिनके समक्ष उस समय संभावनाओं और विकल्पों की अनिश्चितता थी। वह बहुत ही स्नेही, खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे और छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। इससे छात्र बहुत ही सुखद महसूस करते थे। सोलोमन कहा करते थे कि एक कुशल शिक्षक से कमज़ोर छात्र जो सीख पाता है उसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमज़ोर शिक्षक से कहीं ज़्यादा सीख सकता है। ये कहना था किसका? ये कहना था सोलोमन का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके आगे मैं आपको बता दूं कि रामनाथपुरम में रहते हुए आयादुरै सोलोमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। आयादुरै सोलोमन कहा करते थे कि जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था, उम्मीदें। श्री सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मुझे तीव्र काम करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफ़ी आकर्षित था। मैं सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं भी आकाश में ऐसे ही उड़ान भरूंगा। और वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आप सभी ने सुना होगा। अपनी ज़िंदगी में हर एक लाइफ के मोड़ में ये इनका जो उदाहरण देने का तरीका होता है वो काफ़ी दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। इनका जो एक प्रकार से पंक्ति होता है उसको आपने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया होगा। जैसे कि इनका एक कहना था एक बात की, यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह आपको जलना भी होगा। इसका मतलब है कि यदि आपको उस ऊंचाई तक पहुंचना है तो आपको उस टाइप का मेहनत भी करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये जो व्यक्ति थे ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये असल में एक महान व्यक्ति इनको कहना उचित होगा। आयादुरै सोलोमन कहते हैं कि यहाँ पर जो आयादुरै सोलोमन है सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वह सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी और मुझे एक ऐसे माता पिता के भेजे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था। यह आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी उन आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ जिनकी मैं इच्छा रखता हूँ। वे कहा करते थे कि निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। ये कहना था उनका। अब आगे देखते हैं कि वो क्या कहा करते थे।
बात उस समय की है जब मैं चौथी फॉर्म में था। सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। एक दिन मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह कहते हैं कि रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने मुझे बेत लगा, यानी कि मारा हो सकता है। शायद बेत का मतलब होता है मार, चांटा लगाना, शायद हो सकता है। कई महीनों बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई। मैं जिसकी बेत से पिटाई करता हूँ वह एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षक का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी। स्वाटर्स हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद मैं सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। मैंने एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला लिया। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी तो नहीं थी। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था। सबसे नज़दीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों इसे तिरुचिरापल्ली कहा जाता था और संक्षेप में तिरुचि। आगे कहते हैं कि सन 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए मैंने त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। परीक्षाओं में डिवीज़न लाने की दृष्टि से तो मैं कोई होशियार छात्र नहीं था, लेकिन रामेश्वरम के अपने उन दो उस्तादों जलालुद्दीन व शमासुद्दीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने या फिर जिनसे मैंने जो व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया उसने मुझे कभी नीचा नहीं देखने दिया। जब कभी मैं त्रिची से रामेश्वरम लौटता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम जो रेलवे स्टेशन रोड पर एक फॉर्चून की दुकान चलाते थे, मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे। मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। मुझे ताज्जुब हुआ करता था कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान चला जाता। वहाँ मैं शंखों एवं सीपियों से बने एक अनूठे सामान बेचा करता था। मैं सौभाग्यशाली था कि सेंट जोसेफ कॉलेज में मुझे फादर T.N. सिकुरिया जैसे शिक्षक मिले। वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे और साथ ही हॉस्टल वार्डन भी थे। 3 मंजिले हॉस्टल में करीब 100 छात्र रहा करते थे। फादर सिकुरिया रोजाना रात को हाथ में बाइबिल लिए हुए हर लड़के से मिलने आते थे। उनकी ऊर्जा और धैर्य आश्चर्यजनक थी। वे हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाले व्यक्ति थे और हर छात्र की पंद्रह जरूरतों को पूरा करते थे। उनके निर्देश पर ही दीपावली के अवसर पर हमारे हॉस्टल का इंचार्ज यानी कि ब्रदर जिसको कहते हैं और मेस के लोग सभी छात्रों के कमरे में जाकर पवित्र स्नान के लिए उन्हें तेल देते हैं। मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 साल रहा। हॉस्टल में मेरे साथ कमरे में 2 और लड़के थे। एक श्री रंगम के रूढ़िवाद अयंगर परिवार से था, दूसरा केरल का सीरियाई ईसाई था। हम तीनों हमेशा साथ रहते थे और बहुत ही अच्छा समय कटता था। जब मैं कॉलेज के तीसरे साल में था तब मुझे हॉस्टल में शाकाहारी मेस का सचिव बना दिया गया। एक रविवार को हमने कॉलेज के प्रमुख फादर कला चित्र को दोपहर के भोज पर आमंत्रित किया। भोज में शामिल व्यंजनों में वे चीज़ें भी शामिल थी जो पारंपरिक रूप से हमारे परिवारों में बनाई जाती थी। इसका नतीजा न सिर्फ अप्रत्याशित रहा बल्कि फादर कलाथिर ने हमारी कोशिशों की भूरी भूरी प्रशंसा की। हमने उनके साथ बहुत ही आनंद के क्षण गुजारे। उन्होंने हमारे साथ बच्चों की तरह निष्कपट एवं आत्मीयता से बातें की। हम सब के लिए यह यादगार घटना थी। सेंट जोसेफ के मेरे शिक्षक काशी रामाचार्य के सच्चे अनुयायी थे, जो देने में ही जीवन का सच्चा आनंद है। मत के प्रणेता थे। मेरे गणित के शिक्षकों जैसे कि प्रोफेसर थोथाथरी अयंगर और प्रोफेसर सूर्यनारायण शास्त्री कॉलेज परिसर में साथ साथ हमें जीवंत स्मृति मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रही। जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में अंतिम वर्ष में था तभी मुझे अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। मैंने टॉल्स्टॉय, स्कॉट और हार्डी का वो पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद दर्शन की ओर झुकाव तथा उस पर काम भी किया। यह वह समय था जब भौतिक शास्त्र में मेरी गहरी रुचि हो गई थी। सेंट जोसेफ के मेरे भौतिकी के शिक्षकों प्रोफेसर चिन्ना दुरे और प्रोफेसर ये कहते हैं कि जो सेंट जोसेफ के मेरे भौतिकी के शिक्षकों प्रोफेसर चिन्ना दुरे और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने
परमाणुकीय भौतिकी के अध्यायों में मुझे पदार्थों के अर्ध जीवन काल की अवधारणा और उनके रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में ज्ञान कराया। रामेश्वरम में मेरे विज्ञान की शिक्षक शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर ने मुझे कभी यह नहीं बताया था कि परमाणु अस्थिर होते हैं और एक निश्चित समय के बाद ये दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा मैं पहली बार ही जान रहा था। लेकिन जब उन्होंने मुझे हर पल कड़ा परिश्रम करने की बात कही, क्योंकि सभी यौगिक पदार्थों का क्षय अपरिहार्य है, तो मुझे लगा क्या वे एक ही तथ्य के बारे में बात नहीं कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग विज्ञान को इस तरह से क्यों देखते हैं जो व्यक्ति को ईश्वर से दूर ले जाए, जैसे कि मैंने इसमें देखा कि हृदय के माध्यम से ही हमेशा विज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। मेरे लिए विज्ञान हमेशा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने और आत्मज्ञान का रास्ता रहा। मैं ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में खूब उत्सुकता से किताबें पढ़ा करता हूँ तथा खगोलीय पिंडों के बारे में अधिक से अधिक जानने में मुझे बहुत आनंद आता है। कई मित्र मुझसे अंतरिक्ष उड़ानों से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं और कई बार चर्चा ज्योतिष में चली जाती है। ईमानदारी से मैं वाकई अभी तक इस बात का कारण नहीं समझ पाया हूँ कि क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे साथ परिवार के दूरस्थ ग्रहों का जीवन की रोजमर्रा की घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। एक कला के रूप में मैं ज्योतिष के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर विज्ञान की आड़ में इसे गलत तरीके से स्वीकार किया जाता है तो मैं इसे नहीं मानता। मुझे नहीं पता कि ग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडलों और यहाँ तक कि उपग्रहों के बारे में मिथकों ने कैसे जन्म लिया। ब्रह्मांडीय पिंडों की अत्यधिक शुद्ध गति की जटिल गणनाओं में हेर फेर करके यदि व्यक्तिपरक नतीजे निकाले जाएं तो मुझे अतार्किक लगते हैं। जैसा मैं देखता हूँ कि पृथ्वी ही सबसे शक्तिशाली एवं ऊर्जावान ग्रह है। जॉन मिल्टन ने इसे पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक एक में बड़ी ही खूबसूरती से व्यक्त किया है। होने दो सूर्य को दुनिया का केंद्र और सितारों की धुरी, मेरी यह धरती कितनी गरिमामय धीमे धीमे घूमे 3 अलग धुरियों पर। इस ग्रह पर आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ गति और विज्ञान है। वैसे ही निर्जीव वस्तुओं जैसे चट्टानों, धातुओं, लकड़ियों, चिकनी मिट्टी में आंतरिक गतिशीलता विद्यमान है। हर नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी चारों ओर बांधे रखता है। इसी की प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं और यही इस गति का स्रोत है। इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने वाला यही विद्युत बल इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाने की भी कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाले उस पृथक कण के रूप में है जो नाभिक से बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ जितनी मजबूत होगी, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गति भी उतनी तीव्र होगी। वास्तव में यह गति 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की होती है। उस अत्यधिक वेग होने के कारण परमाणु एक ठोस गोले की भांति नजर आता है। जैसे तेज गति से पंखा घूमता है, एक थाली की तरह दिखता है और परमाणु को असंपीड़ित करना या कहें कि एक दूसरे के करीब लाना बहुत ही मुश्किल है और यही किसी पदार्थ का भौतिक स्वरूप होता है। इस प्रकार हर एक ठोस वस्तु के भीतर काफ़ी खाली स्थान होता है और हर स्थिर वस्तु के भीतर बड़ी हलचल रहती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में पृथ्वी पर भगवान शिव का शाश्वत नृत्य हो रहा होता है। सेंट जोसेफ कॉलेज में जब मैंने बीएससी में दाखिला लिया तो मैं उच्च शिक्षा के किसी और विकल्प के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था। न ही भविष्य के अवसरों के बारे में मेरे पास वे सूचनाएं थी जो एक विज्ञान के विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। बीएससी के बाद ही मुझे महसूस हो गया था कि भौतिकी मेरा विषय नहीं है। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना था। इंजीनियरिंग में तो मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरा करके भी जा सकता था। दुर्घटना से देर भले मैंने खुद को ही समझाया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिले के लिए चक्कर लगाने शुरू किए। उस समय दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए मशहूर यह एक विशिष्ट संस्थान था। संस्थान के चयनित उम्मीदवारों की सूची में मेरा नाम तो आ गया, लेकिन इस प्रसिद्ध संस्थान में दाखिला लेना काफ़ी खर्चीला था। इसके लिए करीब 1000 रुपये की ज़रूरत थी और मेरे पिताजी के पास इतना पैसा कभी हुआ ही नहीं था। ऐसे वक्त में मुझे पढ़ाने के लिए मेरी बहन जोहरा आगे आई और मेरी फीस के लिए उन्होंने अपने हाथों के कड़े तथा हार गिरवी रख दिए। मुझे शिक्षित देखने का उनमें जो दृढ़ संकल्प था और मेरी योग्यताओं एवं क्षमताओं को लेकर उनका जो भरोसा था वह मुझे गहराई तक छू गया। मैंने अपनी कमाई से ही उनके गिरवी जेवरों को छुड़ाने की ठानी। उस समय मेरे सामने पैसा कमाने का सिर्फ यही रास्ता दिख रहा था कि कड़ी मेहनत करूं और छात्रवृत्ति हासिल करूं।
मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पढ़ाई में जुट गया। MIT ने मुझे सबसे ज़्यादा उन 2 विमानों ने आकर्षित किया जो वहाँ उड़ान संबंधित मशीनों की विभिन्न कार्य प्रणालियों को कथन की विभिन्न कार्य प्रणालियों समझाने के लिए प्रदर्शन तौर पर रखे गए थे। इन विमानों के प्रति गहरा लगाव हो गया था। दूसरे छात्रों के हॉस्टल लौट जाने के बाद भी मैं उनके पास बहुत देर तक बैठा रहता था। एक पक्षी की तरह स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने के लिए मनुष्य की इच्छा की मन ही मन प्रशंसा करता रहता। 14 साल पूरा कर लेने के बाद जब मुझे एक विशेष विषय का चुनाव करना था तो मैंने वैमानिकी यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की दिशा चुनी और इसे ही अपना विशेष विषय बनाया। अब मेरे दिमाग में लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। मुझे विमान उड़ाना था। अपने भीतर आग्राहिता की कमी के बारे में जानते हुए भी मैंने यह निश्चय कर लिया था। शुरू से ही विनम्र स्वभाव होने की वजह से मुझ में यह कमी थी कि मैं आग्राही या दावा करने वाला नहीं था। इसी दौरान मैंने अलग अलग तरह के लोगों से संवाद कायम रखने की कोशिश की। इस दौरान मुझे कई बाधाएं आई, निराशा हुई और मन में भटकाव आया। लेकिन पिताजी के प्रेरणास्पद वाक्यों ने मुश्किलों के इस दौर में भी मुझे डिगने नहीं दिया। वे कहते थे, वह जो दूसरों को समझता है वही सीख लेता है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो खुद स्वयं को जान लेता है। बुद्धि के बिना सीखा गया ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। MIT में पढ़ाई के दौरान 3 शिक्षकों ने मेरी अप्रकट सोच को मूर्ति रूप दिया। उन तीनों के संयुक्त योगदान से ही वह नींव पड़ी जो आगे चलकर मेरा व्यवसायिक कार्यक्षेत्र बन गया। वे 3 शिक्षक थे, प्रोफेसर स्पॉन्डर, फिर प्रोफेसर KAB पंदलाई और फिर प्रोफेसर नरसिंह राव। इनमें प्रत्येक शिक्षक अलग अलग क्षेत्रों में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। ये तीनों ही अपनी प्रतिभा यानी कि टैलेंट एवं अथक उत्साह से छात्रों की बौद्धिक भूख शांत करने के काम में लगन से लगे रहते थे। प्रोफेसर स्पॉन्डर ने मुझे तकनीकी वैमानिकी गतिकी विषय के बारे में पढ़ाया। वे ऑस्ट्रिया के थे और वैमानिकी यानी कि एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का उनको खासा अनुभव था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह नाजियों द्वारा बंदी बना लिए गए थे और उन्हें एक नज़रबंद शिविर में कैद रखा गया था। स्वाभाविक था कि जर्मनों के प्रति उनमें घृणा बढ़ गई थी। संयोग से वैमानिकी विभाग के प्रमुख एक जर्मन व्यक्ति प्रोफेसर वॉल्टर डेफिन थे। उस समय MIT के डायरेक्टर डॉक्टर कुर्ट टैंक हुआ करते थे। वे वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती थे और जर्मनी के एक सीट वाले लड़ाकू विमान फॉक-वुल्फ FW-190 का डिजाइन उन्होंने तैयार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का यह असाधारण लड़ाकू विमान था। बाद में डॉक्टर टैंक बंगलौर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में चले गए और वहां उन्होंने भारत का पहला लड़ाकू विमान HF-24 मारुत तैयार किया। इन संकटों एवं नाजियों के कष्टों के बावजूद प्रोफेसर स्पॉन्डर ने व्यक्तित्व को बचाए रखना उचित समझा और उच्च व्यावसायिक मानदंडों को भी बनाए रखा। वे हमेशा शांत रहते और ऊर्जावान थे। स्वयं पर उनका पूरा नियंत्रण था। वे नई से नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी रखते थे और अपने विद्यार्थियों से भी यही उम्मीद रखते थे। वैमानिकी इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने से पहले मैंने उनसे विचार विमर्श किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि किसी को भविष्य को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ाई के लिए जो भी क्षेत्र चुना गया उस विषय में पूरी मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। जैसा कि प्रोफेसर स्पॉन्डर देखा करते थे कि भारतीयों के साथ संकट शैक्षिक अवसरों की कमी या औद्योगिक बुनियादी ढांचे का नहीं था। संकट तो अनुशासन और अपने चुनाव को युक्ति संगत बनाने के बीच अलग करके देख पाने में नाकाम रहने का था। वैमानिकी ही क्यों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं, ऐसा कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं। मैं खुद इंजीनियरिंग के सभी नए छात्रों से यह कहना चाहूँगा कि जब भी वे विशेष योग्यता हासिल करने के लिए विषय का चुनाव करें तो उनमें देखने लायक ज़रूरी बात यह है कि उस विषय में उनके भीतर रुचि और अंतर प्रेरणा है कि नहीं है। ये चीज़ ज़रूर देख लेना चाहिए आदमी को। प्रोफेसर KAB पंदलाई ने मुझे एरो स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड एनालिसिस विषय पढ़ाया था। वे एक बहुत ही खुशमिजाज, दोस्ताना और उत्साही शिक्षक थे और हर साल अपने अध्यापन के तरीके में एक नयापन लेकर आते थे। ये प्रोफेसर पंदलाई ही थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के छिपे हुए तथा गोपनीय पहलुओं को पूरी तरह खोलकर हमारे समक्ष रखा। आज भी मेरा मानना है कि जो भी प्रोफेसर पंदलाई के पास पढ़ा है वह इस बात से पूरी तरह सहमत होगा कि प्रोफेसर
पंदलाई एक महान बुद्धिजीवी एवं अध्येता थे, लेकिन उनमें घमंड एवं या हेकड़ी नाम की कोई चीज नहीं थी। उनके छात्र कक्षा में उनसे तमाम बिंदुओं पर असहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र थे। प्रोफेसर नरसिंह राव एक गणितज्ञ थे और हमें सैद्धांतिक या फिर कह सकते हैं साइंटिफिक जो भी चीज़ है वैमानिक गतिकी पढ़ाते थे। तरल गतिकी पढ़ाने का उनका तरीका मुझे अब तक याद है। उनकी क्लास में पढ़ने के बाद मैंने गणितीय भौतिकी को दूसरा विषय बनाने का मन बनाया। अक्सर मुझसे कहा जाता था कि वैमानिकी डिजाइनों की समीक्षा के लिए मेरे लैब में एक सरल चिकित्सा औजार रहा करता था, यानी कि सर्जिकल नाइफ जिसको कहते हैं है। अगर प्रोफेसर राव की कृपा नहीं होती और वैमानिकी गतिकी के समीकरणों का हल निकालने के लिए वे मुझे प्रेरित नहीं करते तो मेरे पास यह विलक्षण औजार नहीं होता। आगे कहते हैं कि वैमानिकी एक बहुत ही मजेदार एवं रुचिकर विषय है जिसमें एक उन्मुक्तता आज़ादी और पलायन गति और हलचल तथा सरकने एवं प्रवाह के बीच एक बड़ा जो फर्क है वही इस विज्ञान की गोपनीयता है। मेरे शिक्षकों ने मुझे इन सच्चाइयों के रहस्य बताए हैं। वैमानिकी के बारे में शिक्षकों ने मेरी उत्सुकता और बढ़ा दी है। उनकी बौद्धिकता के उत्साह, विचारों की शुद्धता तथा धैर्य ने मुझे तरल गतिकी के गंभीर अध्ययन में काफ़ी मदद पहुंचाई है। तरल गतिकी के इस अध्ययन में संपीड़ित मध्यम गति प्रघाती तरंगों एवं प्रघात का विकास, बढ़ती गति से प्रवाहित द्रव का पृथक्करण, प्रघात रोकना और प्रघात उत्पन्न करना जैसे विषय शामिल थे। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में ढेर सारी जानकारियां जमा हो गई। हवाई जहाज़ों के नए नए रूप विभिन्न तरह के सामने आने लगे। द्वितल विमान, बाईप्लेन, एक चलिए विमान, मोनोप्लेन, बिना पिछले हिस्से वाले विमान यानी कि टेललेस प्लेन, डेल्टा विंग प्लेन, इन सब की महत्ता मेरे लिए बढ़ती ही जा रही थी। मेरे तीनों शिक्षक जो अपने अपने विषय के दिग्गज थे मेरा इस बारे में ज्ञान और बढ़ाने में मदद करते थे। मेरा तीसरा और MIT में अंतिम वर्ष एक संक्रमण वर्ष के रूप में था। मेरे आने वाले जीवन में इसका गहरा असर पड़ना था। उन दिनों पूरे देश में राजनीतिक समझ बनवाने और औद्योगिकी प्रयासों की एक नई बयार आई हुई थी। मैंने ईश्वर में अपने विश्वास की परीक्षा ली और यह जानना चाहा कि क्या यह वैज्ञानिक सोच प्रगति के तरीके में कहीं उचित साबित हो सकती है। इसके बाद जो स्वीकार्य विचार था वह यह था कि सिर्फ वैज्ञानिक विद्या ज्ञान का एकमात्र ही रास्ता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यदि ऐसा है तो क्या पदार्थ ही अंततः वास्तविकता और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, न कि पदार्थ की अभिव्यक्ति? क्या सभी नैतिक मूल्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं? अब इसके आगे हम लोग वीडियो यानी कि पार्ट 6 में देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। और तब तक के लिए आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें 1K तक पहुंचा दीजिए कम से कम, और ताकि इसी तरीके से हमें मोटिवेशन मिल सके। और हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कंटेंट को तैयार करते हैं, उसे एडिट करते हैं, सिर्फ आपके लिए करते हैं। और आपका जो एक सब्सक्राइबर होता है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इस मंथ के अंत तक मुझे कम से कम 1K सब्सक्राइब चाहिए, और ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो और भी ज़्यादा किताबों का रिव्यू आपको पढ़कर सुना सकूं, समझा सकूं और बेहतर ढंग से उसके बारे में आपको बता सकूं, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सके। तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करने में तो पैसा नहीं लगता। यदि आपको कोई अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए चैनल को, और इसके लिए कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ही से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एक वीडियो